Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Najir Ahmed Najjar, lecturer of Political Science, BHSS Mainapur. Today's topic for class 11th, that is the last two parts of fundamental rights, cultural and education right, Article 29-30, and a right to constitutional remedies, that is under Article 32. बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि हमने फंडामेंटल जो बुनियादी हुकूक थे हमने चार राइट्स की बात की है तफसील से, और आज हमारा जो पांचवा पॉइंट जो है वो है कल्चरल और एजुकेशन राइट, जो आर्टिकल 29 और 30 में आता है। उसके बाद राइट टू कल्चरल रेमेडीज जो है वो आर्टिकल 32 में आता है। कल्चरल एजुकेशन राइट के माने क्या हैं, यह आर्टिकल 29-30 में है। यानी कोई भी बंदा कोई भी कल्चर अडॉप्ट कर सकता है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो वहाँ पे जाके तालीम पा सकता है, कोई भी सिटीजन यहाँ पे नकारा नहीं जा सकता या इसे डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो उससे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक हक दिया है। इन आर्टिकल्स के तहत कॉन्स्टिट्यूशन जो है गारंटी सर्टेन कल्चरल राइट्स देता है, इंसान को बहुत सारे कल्चरल राइट्स देता है या एजुकेशन राइट्स देता है। इस राइट के तहत 29 के तहत या 30 के तहत कोई भी सिटीजन उसको नकारा नहीं जा सकता है कि वो किसी भी इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अपना या अपने बच्चे का एडमिशन कर सकता है। खासकर उस इंस्टीट्यूशन में जो मेंटेन्ड बाय स्टेट रिसीव्ड एड, यानी उनको रिसीव एड मिलता है आउट ऑफ स्टेट फंड्स। कहाँ से? स्टेट फंड से, जिसके लिए जिस इदारे को चलाने के लिए फंड्स मिलते हैं, किस ग्राउंड्स पे, रिलीजन मजहबी बुनियाद पे हो या रेस या कास्ट या लैंग्वेज बुनियाद पे हो, अगर क्या कहते हैं गवर्नमेंट से ये फंड्स मिलते हैं या इनसे मिलता है, कोई फंड मिलता है, तो वहाँ पे कोई भी बच्चा जा सकता है और अपना वहाँ पे एडमिशन ले सकता है। तो एक ही करके आर्टिकल 29 में वो प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया। यानी जो आर्टिकल 29 है 29 है वो यहाँ कहता है कि यहाँ पे प्रोटेक्ट होने चाहिए जो माइनॉरिटी, एक तो अकलियत होती है, दूसरी अक्सरियत होती है। अकलियत में जो जितने सारे लोग हैं उनके इंटरेस्ट की कदरदानी हो, प्रोटेक्ट हो उनके राइट्स, तो ये आर्टिकल 29 है। उसके बाद आर्टिकल 30 है, वो प्रोवाइड्स करता है कि जितने सारे माइनॉरिटीज़ हैं जो बेस्ड हों किस पे, चाहे रिलीजन पे हों, लैंग्वेज पे हों, तो उनके पास एक राइट होना चाहिए कि ये एडमिनिस्टर करे किसी इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन चॉइस, यानी ये कहीं भी अपने बच्चों का एडमिशन कर सकते हैं। मैंने कहा कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में अपनी चॉइस की, यहाँ पे कोई सरकार की चॉइस नहीं है, कभी कुछ किसी की चॉइस नहीं है, बल्कि उनकी अपनी चॉइस है। तो राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है यहाँ पर छठा जो है फंडामेंटल राइट जो है ये आर्टिकल 32 में आता है। ये सबसे अहम जो आर्टिकल है, ये गारंटी करता है इंसान को या पर्सन को करता है to right to move to Supreme Court by appropriate proceedings for enforcement of the right conferred by the Part 3 of the Constitution। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हमें ये लिखा है कि अगर यहाँ पे गारंटी दी गई है कि यहाँ पे एक राइट दिया गया है कि आप मूव हो सकते हैं, आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, कि आपके पास कुछ प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। तो एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्फर्ड बाय पार्ट 3, यानी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 ने ये कॉन्स्टिट्यूशन ये दिया है कि अगर कहीं पे कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, अगर आपका इलीगल हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या बड़ी कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे इसकी सुनवाई करके अपने आप को छुड़ा सकते हैं या केस को आसान कर सकते हैं। तो अंडर आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट्स को एम्पावर किया गया है, उनकी ताकत को जो है इसको एम्पावर किया गया है। तो एम्पावर करने के बाद केस लिए एम्पावर किया गया है कि ये बहुत सारे ऑर्डर्स दे सकते हैं, बहुत सारे डायरेक्शन दे सकते हैं, बहुत सारे लेटर्स दे सकते हैं, इसके लिए फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्समेंट करने के लिए। यानी यहाँ पे आर्टिकल 226 के तहत
हाई कोर्ट्स को एम्पावर किया गया कि वो बना सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, हुक्म दे सकते हैं, रिटर्न्स बना सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्समेंट करने के लिए। ये एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है ये कुछ और ऑर्डर्स दे सकता है, जिसमें से नंबर 1 है द राइट ऑफ हैबिट कॉर्पस। द राइट एंड हैबिट कॉर्पस ये क्या है? इट्स द मोस्ट वैल्यूएबल राइट फॉर पर्सनल, ये पर्सनल लिबर्टी के लिए सबसे बहुत ही वैल्यूएबल राइट होती है। हैबिट कॉर्पस के माने हैं कि हमारे पास एक बॉडी हो, यानी लेट्स हैव ए बॉडी। एक बंदे को जब अरेस्ट किया जाता है वो मूव हो जाता है, किसी कोर्ट के चक्कर काटता है, इस बेचारे को इसका असर जो होता है वो खत्म होता है, उसकी इज्जत भी कम हो जाती है। फॉर रिटन कॉर्पस यानी रिटस कॉर्पस के तहत ये एक ऑर्डर है कि इसके बाय कोर्ट टू द डिटेनिंग अथॉरिटी, यानी जिस अथॉरिटी ने उस बंदे को वहाँ पे डिटेन किया है उसके नाम पे एक ऑर्डर होता है हाई कोर्ट से, या जो उसका हायर कोर्ट है डिटेनिंग अथॉरिटी के लिए होता है। वहाँ पे लिखा होता है कि जो अरेस्ट पर्सन जो है आप उसको हमारे सामने ला सकते हैं, ताकि हमें ये देखें कि ये इसको लीगली वहाँ पे डिटेन किया गया है या इलीगल किया गया है। अगर इलीगल तौर पर किया गया है तो वहाँ पे उसको रिलीज यानी उसके आज़ादी के ऑर्डर्स वहाँ पे सर्व किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट जो है द राइट ऑफ मैंडेमस। मैंडेमस के माने हैं, ये एक लैटिन वर्ड है, इसके माने हैं वी कमांड, यानी हम हुक्म देते हैं। ये एक ऑर्डर होता है फ्रॉम सुपीरियर कोर्ट को, सुपीरियर कोर्ट से होता है ट्राइब्यूनल कोर्ट को या लोअर कोर्ट को होता है या पब्लिक अथॉरिटी को होता है कि वो एक परफॉर्म एक एक्ट करे, एक्ट जो उन्होंने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि इस एक्ट के साइज करने से वहाँ पर जो प्राइवेट राइट्स जो होती है वो सिक्योर हो जाए। तो शॉर्ट में ये एक रिट होती है इशूड बाय द पब्लिक ऑफिशियल टू डू द थिंग्स व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटी बाय व्हिच ही हैज सुपरफाइड टू डू। तो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे द रिट ऑफ को वारंटो। को वारंटो के माने हैं, अगर आपको याद होगा शायद हमने पहले भी ये बात की है कि किसी बंदे को कहीं पे अपॉइंट किया जाता है तो इसकी उम्र जो है वहाँ पे 60 होती है, लेकिन हमें पता है कि रिटायरमेंट की उम्र जो होती है यहाँ पे 55 है या 58 है। जब हमें देखते हैं कि ये इलीगल ऑर्डर, यानी इसको इलीगल तौर से किसी ऑर्डर के तहत चाहिए, निजी कोर्ट का हो, जिली कोर्ट का हो या और किसी कोर्ट का हो, तो हम उससे बड़ी कोर्ट जो होती है, उससे बड़ी अदालत जो होती है, वहाँ पे जाके ये जब अदालत को पता चलती है फलां शख्स को फलां ऑफिस में अपॉइंट किया गया है तो उसकी उम्र जो है ये हाल से तजावज़ कर गई है, तो वहाँ पे एक ऑर्डर निकाला जाता है कि उस बंदे के तहत बंदे को कहा जाता है कि फटाफट आप ये ऑफिस जो है ये लीव कीजिए क्योंकि ये आपकी उम्र नहीं है, तो वो उसको वो पोस्ट जो है वैकेंट करने के लिए बोला जाता है। तो इसे कहते हैं रिट ऑफ, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रिट ऑफ को वारंटो। तो वहाँ पे क्या होता है, इसके बाद मैंने आपको कहा कि ये एक ऑर्डर ऐसा होता है कि उस बंदे को रोका जाता है, तो दफ्तर खाली करने के लिए उसको कहा जाता है। तो इसके बाद है पांचवा रिट ऑफ प्रोहिबिशन, जिसे हम सिटी ऑर्डर कहते हैं कि अगर कहीं पे कोई बंदा जो है इलीगली तौर पे किसी चीज़ पे कब्जा जमा रहा है या कोई काम ऐसा कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए था, जो इलीगल है, तो वहाँ पे उसको कहा जाता है कि ऐसा मत करो, लेकिन वो मानता नहीं है, चाहे उसका रसूख हो, चाहे वो क्या कहते हैं रुपया वाला हो या रसूख वाला, तो वो वहाँ पे नहीं मानता है। उसके बाद क्या किया जाता है, कोई बंदा जो होता है इसके खिलाफ होता है या कोर्ट जो होता है इसके खिलाफ होता है, तो उसको ऑर्डर दी जाती है जिसे सिटी ऑर्डर कहते हैं। सिटी ऑर्डर के माने हैं कि आप सिटी करो, ये आप रोको, ये काम जो आप करने जा रही हैं, जो आप कर रही हैं, आप ये रोको तब तक जब तक ना हम कोई सुनवाई करें कोर्ट से। तो उसके बाद कोर्ट से एक ऑर्डर आती है, कोर्ट से एक टीम तश्कील दी जाती है जो वहाँ पे देखता है कि ये काम जो कर रहा है या ये काम करने जो जा रहा है तो ये इलीगल है या लीगल है, तो वहाँ पे फिर उसको उसी के हिसाब से क्या वहाँ पे इजाज़त दी जाती है। अगर लीगल हो तो उसको वहाँ पे करने की इजाज़त दी जाती है, अगर नहीं की जाती है तो वहाँ पे स्टे ऑर्डर जो है वो स्टैंड रहते हैं। तो इसके बाद पांचवा और आखिरी जो है वो रिट ऑफ सिटी रिव्यू।
certiorari, ये क्या होता है? ये एक ऑर्डर होता है। certiorari एक सर्टिफिकेट होता है जिसे हम कहते हैं, सर्टिफिकेट होती है। ये एक ऑर्डर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट से, लोअर कोर्ट का ऑर्डर दिया जाता है कि फला केस जो है वहाँ पे आप उसको हमारे हवाले करें। तो हम क्या करें, हम देखेंगे कि जो केस आपके पास पड़ा है, इट मीन्स टू सर्टिफाइड बाय द सुपीरियर, यानी इससे सर्टिफाई जो होता है, ये सुपीरियर कोर्ट जो होता है ये इन्फीरियर कोर्ट को सर्टिफाई वहाँ पे करता है कि आप ये केस फलां शख्स का या फलां के केस जो है या आप ट्रांसफर कीजिए हमारे यहाँ, तो हम इसको प्रॉपर कंसिडरेशन के साथ देखेंगे। तो इस तरह से हमने देख लिया है कि आज का जो टॉपिक था ये आर्टिकल 29-30 के दरमियान था। और उसके बाद हमने देखा कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है इसमें 4-5 रिट्स जो हैं जिनकी वजह से इंसान जो है पर्सनल लिबर्टी के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इसमें हमने देखा है कि हैबिस कॉर्पस है या रिट ऑफ मैंडेमस है। तो इस तरह से हमने देखा है। तीसरा यहाँ पे कोवारंटो है, हमें पता है कि ये कब राइज किए जाते हैं जब कोई लीगल अपॉइंटमेंट पे होती है। तो इसके बाद प्रोविशन जिसे हम सिटी ऑर्डर भी कहते हैं। तो इसके बाद है certiorari जिसे हम कहते हैं मीन्स टू क्वालिफाइड बाय superior to inferior court to transfer the case to it so that it can see that whether it has been done legally or illegally। तो इसमें क्या प्रॉपर कंसिडरेशन होती है। तो टुडे dear students, we have talked about the fundamental rights. Fundamental right number 5, that is educational and cultural right. And the second that is 6th one, that is right to constitutional remedies. Cultural and educational right, Article 23, 29, and 30. Under these articles, the Constitution guarantees certain cultural and educational rights. No citizen shall be detained. Admission into any education institution maintained by the state are received aid out of the state finance on the grounds only of religion, race, caste, and language. Article 29 was separate. We will talk about it, that it protects the interests of the minorities in the India. Article 30, it provides that all the minorities, however based on the religion or the language, shall have the right to establish and administer education institution of their own choice. Right to constitutional remedies, that is Article 32, it guarantees the right to move to the Supreme Court by the appropriate proceedings for the enforcement of the rights enforced by the Part 3 of the Constitution. Under Article 226, the High Court have also been empowered to issue orders, directions and rates for enforcement and for fundamental rights. For enforcement of the fundamental rights, the Supreme Court can issue the following orders or writs. The first one is the writ of habeas corpus. What does the writ habeas corpus means? It is the most valuable right for the personal liberty. For the personal liberty, habeas corpus means, let us say the body, a person when arrested illegally moves to the court for issuance of the writ of habeas corpus. It is an order by court to the detaining authority to produce the arrested person before the court, and it will check whether it has been detained there legally or illegally. If it is found that it has been detained there illegally, then the orders of release of his release are issued, and the person is released, and he is no more detained in the court. Now, the second one is the writ of mandamus. What does the mandamus mean? Mandamus is a Latin word which means command. That means it is a command. It is an order. Now, from the High Court, from the Superior Court to the lower court, it is an order from Superior Court to the lower or tribunal or public authority to perform an act which falls within its jurisdiction, so that the private fundamental rights can be secured, protected and served. That is, now the third one is the writ of quo warranto. Quo warranto, it is an order, it is simply an order, it is given from a court to a person, who has been appointed illegally. For example, a person of 60 years is employed
when we know that their current age is that is 50, 58 or 55, and we see there that a person who has been upon here age of 60, then order is given in Islam, and he is said to vacate the office, to vacate from the office, and the vacancies put vacant there and empty there. It is a co warrant to read. Now, the fourth one is writ of prohibition. It is also called a city order. When a person, by his power, or by some other things, or by some court orders, inferior court orders, tries to do something, some construction illegally, then the court issues an order in the name of that person, and it is said that you are having here a city order. It is also called the city order. Then an order to city the work is given. And now the fifth one is the writ of certiorari. Certiorari means to certify. It means to certify one superior to the inferior court to transfer transfer and the case of person for proper consideration. This is done for today, and this is I will present myself with a new topic tomorrow, and I hope that you will be the positive learners. Thank you a lot.